सादा भारती जी शुरुआत आज आप ही से करते हुए बनाते हैं और तुष्टिकरण से तृप्तिकरण की राह अख्तियार करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं होगी। सबका साथ सबका विकास और उसमें जोड़ दिया गया है अब तृप्तिकरण। कैसे देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी को? जाके प्रशंसा में कसीदे पढ़ते हैं। अब बताइए आप आदरणीय चित्रा जी, कर रहे देखिए हैं मैं भाजपा के लोगों और आरएसएस के जिम्मेदार आदरणीय है आकाओं कि से नहीं मुखातिब बताइए होना चाहती हूँ। जो आपको पढ़ा लिखा अच्छा तो आदरणीय आरएसएस के आकाओं और तुष्टिकरण के आंखों के आगे भारत के लिए परम वीर चक्र पाने वाले वीर अब्दुल हमीद के घर पर एमआईएम का कोई नेता गया हो तो बताइए। तो कब ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड विनर थे। कोई एमआईएम का नेता क्या हो तो बताइए। उत्तर प्रदेश गए हैं आप, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही गए हैं जहां के ब्रिगेडियर उस्मान थे। आतंकवादियों के आरोप के घर पे गए। आप गाजीपुर में गए हैं मगर वीर अब्दुल हमीद क्या नहीं गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी जहालत के कारण तो आज मुझे लगता है आज यौवन में ज्वार उठा है। अपराधियों सुधांशु त्रिवेदी वाली जो जनता है वो आपसे पूछेगी ना कि उसको उचित प्रतिनिधित्व सरकार में आखिर क्यों नहीं मिलता है। अगर सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो 2019 में आप लोग लेकर आए, 2014 में आप लोग सबका साथ और सबका विकास लेकर आए, तो उसको उचित प्रतिनिधित्व जब तक नहीं देंगे तो समुदाय के भीतर एक अलग तरह की बात तो रहेगी। उसको एड्रेस करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती होगा वो समुदाय। उसके बाद हिंदुस्तान में इसने यात्रा की योजना बिल्कुल बनाइए। मुझे लगता है कि जरूरी है देखिए अब संख्यकों की बात है तो मैं बताना चाहता हूं गोवा तो हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है ना। वहां 3 बार सरकार कैसे बना रहे हैं? 40 सीटें हैं गोवा में, हमने 18 क्रिश्चियंस को दिया। किसी कोई प्रॉब्लम? मैं दूसरा पूछना चाहता हूं, इन्होंने कभी किसी गैर मुस्लिम को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया? तो की जा रही है। ठीक है, मैं आगे आऊंगी आपके पास। आपने जो बातें कही सुधांशु त्रिवेदी जी उसका जवाब देंगे जैसे ठीक है। मैं लौट रही हूँ सादा भारती जी, लेकिन कलीमुल हफीज साहब एक ये जो पहल की जा रही है कम से कम दिल खोलकर इसका स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे? तुष्टिकरण से लेकर तृप्तिकरण तक अब इसी पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप माना जा रहा है कि भाईजान जो थोड़े बहुत नाराज रहते हैं उनको मनाने की कोशिश है बीजेपी की ओर से। मैं कह रहा हूँ कितने मुस्लिम राज्यसभा में दिए हैं, गुलाम नबी आजाद साहब को क्यों नहीं दिया? और गुलाम नबी आजाद साहब ने खुद बोला कि मेरे कार्यक्रम मानने बंद कर दिए कांग्रेस के नेताओं ने इस डर के मारे कहीं वोट कम न हो जाए। जवाब दे दीजिए प्रतिनिधित्व कितना है ठीक है इसका जवाब देना। तो इनकी नीयत में और इनकी नीति में बहुत फर्क है। इन्होंने जिस तरीके से नॉर्दर्न इंडिया में सांप्रदायिकता का जो जहर फैलाया है और इससे पूरे मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया है, ये वही सारी कोशिशें अब साउथ इंडिया में करना चाहते हैं। बात की पूरी उम्मीद है कि साउथ इंडिया की जो आवाम है वो इनको नहीं एक्सेप्ट करेगी। उन्होंने पहले भी इनको रिजेक्ट किया है। डर लगने लगा है अभी से अभी आप लोगों को बीजेपी से कि पहले तो उत्तर भारत में कई राज्यों में उसकी सरकार बन गई। अब जिस तरह की हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की रैली की कि जिस तरह की भीड़ उमड़ी हुई थी और जो स्वतः स्फूर्त भावना थी, कहीं उसे नुकसान न पहुंचे आपको, बीजेपी यही कह रही है। नहीं, देखिए वहां पे जो पहले कांग्रेस हुआ करती थी, जो जिसके लीडरशिप खत्म होने से वो अब मृतप्राय हो गई है। हाँ, जो वैक्यूम जो छोड़ा है उसको फिल कर रही है ये। तो ये अब इसकी ऑप्टिमम लिमिट है, बस इससे आगे नहीं बढ़ सकती। वरना बताइए मैं अब जवाब ले लेती हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी, बिना अगर मगर किए सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि इसके पहले 2 वक्ताओं ने बोल लिया है, आप तक उनकी आवाज शायद पहुंच रही हो। मेरा सीधा सा सवाल है, तुष्टिकरण के बाद ये जो तृप्तिकरण की जरूरत अचानक से क्यों आन पड़ी भारतीय जनता पार्टी को? स्नेह यात्रा के जरिए किसका स्नेह पाना चाहते हैं आप लोग? सुधांशु जी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, जो तृप्तिकरण की बात है, शायद हमारे सम्मानित विरोधी प्रवक्ताओं को वह ध्यान नहीं रहा। जब हमारी सरकार बनी तो याद करिए 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी ने पहला क्या आह्वान किया? पूर्ववर्ती सरकारें क्या करती थी? कांग्रेस के शासनकाल में हुआ कि देश के जो मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं उनके अंदर बैंकों को ज्यादा ऋण दिया जाए, ये किया जाए। कोई कहता था अमुक समुदाय के लिए करना है, प्रधानमंत्री जी ने आके कहा सबके लिए करना है।
किससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या, और सबसे पहले आके देश के उन डिस्ट्रिक्ट्स को, जिलों को चिन्हित किया जो अपने अपने राज्य के औसत दर से काफी पीछे थे, जिन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा। तो ये अब ऐसे करीब 200 जिले आए और उन राज्यों से उन्होंने इस बात का अनुरोध किया कि अच्छे और यंग अफसर्स को वहां पे पोस्ट किया जाए और बाद में उनको उसके बदले में अच्छी पोस्टिंग दी जाएगी। तो क्या हुआ कि वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आप पिछले कुछ वर्षों में देखिए सभी राज्यों में तेजी से उभर के सामने आए। तुष्टीकरण यह था कि प्रधानमंत्री ये कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। हमने आके क्या कहा कि मुद्रा योजना में लोन देना है तो कम से कम हर बैंक की हर शाखा को एक SC, ST और एक महिला को जरूर देना पड़ेगा। आज मुद्रा में जो लाभार्थी हैं उसमें 68% महिलाएं हैं और 2/3 इस वर्ग के लोग हैं। तुष्टीकरण यह था कि जिस तेलंगाना में आज कार्यक्रम कल हमारा हुआ, हम लोग तो हम उसमें रैली में भी थे और कार्य समिति में भी थे। देखिए उसमें क्या था, यही आंध्र प्रदेश है। याद करिए, मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया, फिर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कहती है आरक्षण देंगे। फिर जब हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया तो कहते हैं हम बेंगलोर में कि हम कर्नाटक में आरक्षण देंगे। ये होता है तुष्टीकरण। और तृप्तिकरण क्या है, समाज के सभी वर्गों को बगैर किसी स्नेह यात्रा क्यों की जा रही है? 8 सालों के बाद अचानक से ये स्नेह यात्रा की याद क्यों आ गई? मेरा ये सवाल था, स्नेह यात्रा किसके लिए, किसका स्नेह चाहिए बीजेपी को? हाँ बता रहे हैं। अरे स्नेह यात्रा का मुझे लगता है शायद आप लोगों के पास जो जानकारी है वो पूर्ण ना हो। उन्होंने कहा समाज के तमाम वर्ग जो बहुत सारा कार्य करते हैं, अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं। जैसे उन्होंने कहा भाई एक नर्सों का वर्ग है, एक कामगारों का वर्ग है, हमें इनके पास जाकर उनका कार्यक्रम करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो एक प्रकार का एक स्नेह, इवन यहां तक कि बहुत से सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो डाक विभाग में काम करने वाले हैं, टेलीकॉम में, वन विभाग में, दूरस्थ कामों में काम करने वाले, क्यों नहीं हमें जाकर हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए अपने क्षेत्र में और उनके कंट्रीब्यूशन को करना चाहिए। उन्होंने कहा यह एक स्नेह का भाव है कि समाज का कोई भी वर्ग जो समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, हमसे एफिलिएटेड है या नहीं एफिलिएटेड है, इसके बावजूद हम उसका सम्मान करते हैं। 8 साल जैसे बाद उदाहरण के लिए कल हैदराबाद सम्मान में की याद 8 साल बाद आई। याद सुधांशु त्रिवेदी जी, तुम कर नहीं, हाँ सुनिए तो चित्रा जी, अरे मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। अगला वाक्य मेरा यही था। उन्होंने हैदराबाद में याद दिलाया कि ये वही हैदराबाद है कि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं होता। उन्होंने कहा सरदार पटेल जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, पर हमने उनकी स्टैच्यू बनवाई, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे साथ है या नहीं। याद करिए SC जमीर और तरुण गोगोई तो कांग्रेस के नेता थे, उनको हम लोगों ने पुरस्कार दिया, हमारी सरकार ने पुरस्कार दिया। भारत के सबसे जो हमारे सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, इनकी सरकार की तरह नहीं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी और स्वर्गीय नेहरू जी ने अपने को भारत रत्न दे दिया। तो हमारी और जो हमारी सोच है प्रधानमंत्री जी की, वो 8 साल में निरंतर दिख रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी, सीधा से सवाल बिना अगर मगर के माना जा रहा है कि देखिए जो भाईजान लोग नाराज हैं, यानी कि मुसलमान वर्ग, उसको भी मनाने की कोशिश और कवायद के तौर पर इस शब्द को देखा जा रहा है और बार बार बीजेपी के मन से उठता भी रहा है ये मामला कि हम लोगों ने बहुत सारी सरकारी योजनाएं चलाई, उसका लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। तो सीधे क्यों नहीं कह देते हैं आप कि जो खाई गहरी है उसको पाटने की कोशिश है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही चित्रा जी। अभी आपने देखा रिसेंटली कंक्लूडेड उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में क्या हुआ। लोगों ने कहा ना कि बसपा के वोट का एक हिस्सा हमें मिल गया। क्यों? उन्होंने तो उनको वोट बैंक समझा था। और क्या कहा गया, किस आधार पर मिला? क्योंकि हमने अनाज दिया, हमने मकान दिया, हमने शौचालय दिया, हमने गैस दिया, हमने वोट बैंक नहीं समझा। और यह माना गया कि हां हम चाहते हैं, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रभाव बढ़े, समाज का अधिक से अधिक वर्ग हमारे साथ आए, पर किस आधार पर आई है महत्वपूर्ण। और मैं हैदराबाद की बात कह दूं, यहां एक दिन भी बीजेपी की सरकार नहीं रही है 75 साल में। यह हैदराबाद तो वो है जहां के मुसलमान निजामुल मुल्क थे, हुक्मराने वक्त थे, जलवाए जलाल था। क्यों गरीबों गुर्बत मुफलिसों मजलूमियत में है भाई? आज आके ओवैसी साहब कहते हैं हम गरीब हो गए। कैसे गरीब हो गए भाई 75 साल में? वहां तो एक दिन भाजपा की सरकार नहीं रही और इतने गरीब हो गए कि 10-10, 12-12 साल की बच्चियों को शेख खरीद के ले जाने लगे। इसके लिए कौन जिम्मेदार भाई? सेकुलर पार्टियों का 75 साल का शासन या केवल भाजपा के खिलाफ की जा रही बयानबाजी? इसका ईमानदारी से उत्तर दे दें। तो हम तो हर वर्ग को ईमानदारी से साथ लेके चलना चाहते हैं, बगैर किसी भेदभाव के। बगैर किसी भेदभाव के। कलीमुल हफीज साहब, पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद साधना भारती जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। कलीमुल साहब, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ता हुआ वहां पे बड़ी रैली की जाती है, इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, कहां थे आप लोग? वहां तो ऐसा लग रहा था कि टीआरएस अकेले ही मोर्चा ले रही है बीजेपी से। देखिए, हैदराबाद तो माना जाता है आप लोगों का गढ़ है, गायब ही नजर आ रहे थे आप लोग।
और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उस पर भी जवाब दें आप। देखिए, कुछ बात तो हमारे सुधांशु त्रिवेदी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुसलमान कहीं नहीं है। अगर आज आप देखें तो 59 मिनिस्ट्रीज में 26 मिनिस्ट्री में एक भी आदमी नहीं है सेक्रेटरी लेवल का या क्लास 1 ऑफिसर से ऊपर के लेवल का। तो ये हाल तो जरूर हमें जो जिनकी भी सरकारें रही, चाहे उसमें बीजेपी की रही या बीजेपी से पहले कांग्रेस की या दूसरों की सरकारें रही, उन्होंने मुसलमानों के साथ ज्यादती की, तुष्टीकरण के नाम पर उनका गला घोटा। अब आ जाइए कि ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। इन्होंने तो शमशान घाट और कब्रिस्तान और 80-20 और कपड़ों से पहचाने जाने वाला ग्रुप, यानी वो तमाम मर्यादाओं की भी धज्जियां उड़ा दी कि जिससे लोकतंत्र जिससे जिंदा रहता है, आखिर में आके हमारे अरे उसे तुष्टीकरण पर तो प्रहार कर रहे हैं लोग। उसे तुष्टीकरण की तो बात हो रही थी कि तुष्टीकरण को खत्म करना है। ये तुष्टीकरण को खत्म नहीं, इनका तो इन्होंने तो बाकायदा मुसलमानों को और जलील करने के लिए इन्होंने सारी स्कीम बनाई हुई है। इनके पास नाम लेने के लिए भी जो राज्यसभा में थे, माधवानंद जी आ रही हूँ, इनके पास एक ना एमएलए है ना एमपी है। एक एमएलए तो है कहीं, लेकिन एमपी भी नहीं है लोकसभा में, और ना इनका कोई प्लान है ना इन्होंने, जबकि राज्यसभा में तो ये दे सकते थे। तो इसलिए ये बिल्कुल सीरियस नहीं है। ये सिर्फ संख्यक वर्ग को एक तरह से लुभाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि देखिए हम कितना हम परेशान कर सकते हैं अल्पसंख्यक वर्ग को, इन्होंने बाकायदा बुलडोजर राजनीति शुरू की है। इनके मंत्रियों ने उन्हें डराने के लिए एक को बुलडोजर बाबा कहा गया और एक को बुलडोजर मामा कहा गया। ठीक और है, ऐलान जंग मैं जवाब ले लेती हूँ। विधान परिषद से तो एक व्यक्ति दिखाई देता है यूपी में, लेकिन ये बात तो सच है ना सुधांशु त्रिवेदी जी, चाहे लोकसभा की बात कर ले, राज्यसभा की बात कर ले, 2014 से लेकर 2019 या अब तक की बात करें, 3 मंत्री भी थे, वो भी एक एक करके गायब होते हुए चले गए। मुख्तार अब्बास नकवी भी चले गए। तो आपसे सवाल तो पलट के पूछे जाएंगे ना। वो कह रहे हैं मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए जितने उपाय होते हैं बीजेपी वही काम करती है। इस पर भी जवाब दें आप। आप देखिए कौन किसको चिढ़ाता है और कौन किसको जलील करता। मैं एक उदाहरण देता हूं, फिर आप किस बात कर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम भारत का राष्ट्रपति बनाते हैं और ये विरोध करते हैं, और उसके बाद 2007 में जमीन आसमान का खुलाबा एक कर देते कि उन्हें दूसरा टर्म ना मिलने पाए सारे के सारे लोग। मगर कलीमुल हफीज साहब की पार्टी के लोग जाकर याकूब मेनन के नमाजे जनाजा और अफजल गुरु के जाके प्रशंसा में कसीदे पढ़ते हैं। अब बताइए आप किसको जलील कर रहे हैं और जलालत के लिए आपकी जहालत जिम्मेदार है कि नहीं, बताइए। जो आपको पढ़ा लिखा अच्छा मुसलमान अच्छा नहीं लगता है, अच्छा, ये मैं जो पहले भी कई बार पूछ चुका हूं, एक पूरी बात कर लूं। भारत के लिए परमवीर चक्र पाने वाले वीर अब्दुल हमीद के घर पर एमआईएम का कोई नेता गया हो तो बताइए। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड विनर थे, कोई एमआईएम का नेता गया हो तो बताइए। उत्तर प्रदेश गए हैं आप, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही गए हैं जहां के ब्रिगेडियर उस्मान थे, आतंकवादियों के आरोप के घर पे गए। आप गाजीपुर में गए हैं मगर वीर अब्दुल हमीद के यहां नहीं गए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी जहालत के कारण अपनी जलालत के खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने हमेशा अपराधियों और आतंकवादियों से सुधांशु जी ये तो बात हो गई एमआईएम की। हम एक सेकंड सर, 20% से ज्यादा की जो आबादी है सुधांशु त्रिवेदी जी, एक सेकंड प्लीज, एकदम जवाब सुनने दीजिए, प्लीज जवाब सुनने दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी पलट के वो 20% वाली जो जनता है वो आपसे पूछेगी ना कि उसको उचित प्रतिनिधित्व सरकार में आखिर क्यों नहीं मिलता है। अगर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो 2019 में आप लोग लेकर आए, 2014 में आप लोग सबका साथ और सबका विकास लेकर आए, तो उसमें उसको उचित प्रतिनिधित्व जब तक नहीं देंगे तो समुदाय के भीतर एक अलग तरह की बात तो रहेगी। उसको एड्रेस करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है आप लोगों की ओर से? हाँ, मैं बिल्कुल कैसे तृप्त होगा वो समुदाय? मैं बिल्कुल प्रतिनिधित्व की बात करता हूं। आप अरे बिल्कुल, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। देखिए अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की बात है तो मैं बताना चाहता हूं, गोवा तो हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है ना, वहां हम 3 बार सरकार कैसे बना रहे हैं? 40 सीटें हैं गोवा में, हमने 18 क्रिश्चियंस को दिया था, किसी कोई प्रॉब्लम? अब मैं दूसरा पूछना चाहता हूं, इन्होंने कभी किसी गैर मुस्लिम को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया? किसी सिख को बनाया? हमने बनाया, सरदार त्रिलोचन सिंह को। यह बताइए इनकी पार्टी, इनकी सरकार में कभी कोई बौद्ध मंत्री था? हमारे यहां है किरण रिज्जू। इनकी पार्टी में कभी कोई पारसी मंत्री था? हमारे यहां स्मृति ईरानी। अरे भाई अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दीजिए। अब आइए मुसलमानों पे, तो मैं पूछना चाहता हूं पूरे अब तो लोग कहेंगे कि धर्म देखकर आप सियासत करते हैं, कांग्रेस से नाम भी गिना रहे हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। सुधांशु जी नहीं, एक मिनट पूरी बात। हाँ।
अरे भाई मुझे बात जवाब तो मैं देने पूरी दीजिए, कर दूं जब चाहिए चित्रा 10 जी। सेकंड का। मैं कह रहा हूं कितने मुस्लिम राज्यसभा में दिए हैं, गुलाम नबी आजाद साहब को क्यों नहीं दिया? और गुलाम नबी आजाद साहब ने खुद बोला कि मेरे कार्यक्रम मांगने बंद कर दिए कांग्रेस के नेताओं ने इस डर के मारे कि कहीं वोट कम ना हो जाए। और सादा भारती जी, आप इसका जवाब दे दीजिए। सुधांशु जी, इसके बाद में फौरन आऊंगी आपसे पूछने के लिए कांग्रेस, सपा, बसपा सबने अभी प्रतिनिधित्व कितना है? सादा भारती जी करवाई क्या? ठीक है, इसका जवाब देना।